नमस्कार, केशव ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। देखिएगा, कल हमने बात की थी वेग नियम, वेग स्थिरांक, वेग व्यंजक क्या होते हैं, वेग समीकरण क्या होती है। वहाँ पर हमने एक नई चीज पढ़ी थी के, उस के बारे में पूरी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। गौर करिएगा, वहाँ पर हमने जो शुरुआत की थी डेरिवेशन की वह की थी अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की सहायता से। और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम एक सैद्धांतिक राशि होती है, यानी कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार, यानी कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के सिद्धांत के अनुसार हम कहते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वह उनके क्रिया कारकों की सांद्रताओं के समानुपाती होता है। अब गौर करिएगा, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर की, और उसी में इस पूरे चैप्टर का निहार समा हुआ है। गौर करिएगा, मैं आपसे कहता हूँ कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो तो हमने अनेक कारकों पर निर्भरता की सहायता से पढ़ा था। यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो तो अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि ताप हो सकता है, सांद्रताएं हो सकती है क्रिया कारकों की, दाब हो सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है कुछ निश्चित पीएच पर ही संभव हो सकता है कुछ प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव हो अभिक्रियाएं। यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वह अनेक कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम तो यही कहता है ना। बताओ, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम तो यही कहेगा, क्या कहेगा बताओ, कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वह केवल क्या बताएगा कि वह केवल उनकी सांद्रताओं की समानुपाती ही होगा। यही चीज हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ ली थी। मैं आपको एक नई चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम यानी कि जो सैद्धांतिक मान है वह तो हमसे यही कहेगा ना कि क्या कहेगा बताओ, कि जो अभिक्रिया का वेग है वह केवल इस पर निर्भर करेगा, यानी कि यह केवल आदर्श स्थिति है। यानी कि, और आपको पता है आदर्श स्थितियां प्रयोगों में या वास्तविकता में संभव नहीं होती। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं B की सांद्रता को स्थिर कर दूं तो अभिक्रिया वेग क्या कहेगा कि मैं A की सांद्रता के इतने ही पावर में बढ़ूंगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं 2 हो और यहाँ पर 3 हो, तो बताओ यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको इकाई कर दिया, इसको स्थिर कर दिया, तो बताओ जो अभिक्रिया वेग रेट ऑफ रिएक्शन आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई A की सांद्रता के स्क्वायर के। यानी कि अगर मैं A का मान 2 गुना कर दूंगा तो बताओ यहाँ पर जैसे ही मैं 2 A की पावर 2 करूंगा, यानी कि ये कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि अगर मैंने अभिक्रिया वेग में A की सांद्रता को दुगुना किया तो अभिक्रिया वेग कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि उसके स्क्वायर के समानुपाती आ रहा है। तभी तो हमने ये चीज लिखी। अब गौर करेगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि ये तो वो चीजें हैं जो सैद्धांतिक हैं, यानी कि आदर्श स्थितियां हैं। लेकिन आपको पता है जब हम प्रयोग करते हैं या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं वास्तव में, तो बताओ ये जो हमारा वातावरण है क्या वह आदर्श स्थितियां उत्पन्न कर पाता है क्या? नहीं। जो हम बीकर लेते हैं, जो हम परख नलियां लेते हैं, उन्हीं में कोई अगर इफेक्ट हो, डिफेक्ट हो, तो बताओ वहीं से हमारी सांद्रताओं में कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न होने लग जाएगी। यानी कि जब मैं एक ही सांद्रता को 2 गुना कर रहा होऊंगा तब अभिक्रिया का वेग 4 नहीं बढ़ पाएगा, 4 गुना नहीं हो पाएगा, कुछ कम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अभिक्रिया वेग होता है वह तो बहुत सारी कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि ये तो आदर्श स्थिति थी, क्या कि जब आदर्श स्थिति तो कब होती, जब A का मान में 2 गुना करता और वेग 4 गुना हो जाता, वो तो आदर्श स्थिति है। लेकिन हमें पता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वह तो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, और वह सभी कारक वास्तविक या फिर प्रयोगशालाओं में उपस्थित होते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं इसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आदर्श स्थितियां उत्पन्न नहीं होने के कारण जो अभिक्रिया का वेग प्राप्त होना चाहिए था 4 गुना, वो प्राप्त नहीं हो पाता है, उससे कम प्राप्त हो पाता है। इसके कारण बताओ ये 2 गुना ना बढ़ करके, सॉरी पावर में 2 ना बढ़ करके, 3 ना बढ़ करके कुछ कम ही बढ़ पाता है, उसको हम नाम देते हैं x और इसको नाम दे देते हैं
वाई। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं ए और यहाँ पर लिखूं बी, तो यह कौन सी स्थिति है बताओ? आदर्श स्थिति, जो हमें द्रव्यानुपाती क्रिया नियम बताता है। क्या बताता है कि अगर आप अभिक्रिया वेग का मान निकालो थ्योरेटिकली, तो आप क्या कर दो, ए की सांद्रता का घात ए लगा दो जो उसके आगे है, और यहाँ पर बी की सांद्रता की पावर में बी लगा दो। इससे आपके अभिक्रिया वेग का मान निकल जाएगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं यूँ कह रहा हूँ कि जब प्रयोग करके देखे गए, यानी कि जब प्रयोगशालाओं में अभिक्रिया कराई गई, तो देखा गया कि हमारी कॉपियों में तो ए का मान 4 गुना आ रहा था, लेकिन जब प्रयोग किए गए, यानी कि प्रायोगिक अगर हमने अभिक्रिया वेग का मान निकाला, तो वहां पर इस अभिक्रिया वेग का मान जब सांद्रताओं को 2 गुना किया गया ना, तो वहां पर क्या प्राप्त होना चाहिए था बताओ? आदर्श स्थिति में तो 4 गुना प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन वहां पर कुछ कम प्राप्त हुआ। यानी कि क्या हुआ बताओ? आदर्श स्थितियां उत्पन्न नहीं हो पाई। तो बताओ प्रायोगिक वेग समीकरण में क्या हम अभिक्रिया वेग की पावर ए की सांद्रता की पावर ए लिख पाएंगे? क्या बताओ? नहीं, क्योंकि केवल ये तो कब बताएगी जब सिद्धांतिक हो। तो प्रायोगिक बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन ए को और बी को हटाना पड़ेगा और इनकी जगह कुछ और जो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे बताओ? प्रयोगों से प्राप्त होंगे। और प्रयोगों से प्राप्त होने के लिए हम उनको कुछ भी नाम देते हैं, जैसे कि एक्स और जैसे कि वाई। ये सब हम कहाँ से प्राप्त करेंगे बताओ? प्रयोग से। कैसे सर? ये हम क्या करेंगे? अभिक्रिया वेग का मान ज्ञात करने के लिए ए की सांद्रता को 2 गुना करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा, अगर उसमें अभिक्रिया का वेग अड्डाई गुना बढ़ पाया, तो बताओ यहाँ पर एक्स की पावर ए की पावर उसी के अनुसार लगाएंगे। तो बताओ ये चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होगी बताओ? प्रयोगों से प्राप्त होगी। जबकि बताओ ये चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होती थी? सिद्धांत से। और सिद्धांत क्या कहता है? यह ए और बी कोई और नहीं, ए और बी के आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं, यानी कि ए और बी के जो अणुओं की संख्या होती है वही होती है। यानी कि ध्यान से सीखना और गौर करने की कोशिश करना कि जो अभिक्रिया वेग का सैद्धांतिक मान होता है, उस अभिक्रिया वेग का मान हम कहाँ से लिखते हैं बताओ? समीकरण से लिखते हैं। जबकि जो प्रायोगिक वेग समीकरण होता है या प्रयोग के द्वारा अभिक्रिया का वेग जो अगर हम लिखना चाहें, तो वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है बताओ? प्रयोग से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हमें जो ये x और y है ना, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रयोग से ही प्राप्त होते हैं। और बताओ, आप ही बताओ, ये चीज 100% सही होगी या ये चीज 100% सही होगी? ये क्योंकि हमने इसको क्या किया है? करके देखा है, प्रयोग करके देखा है, यानी कि यही चीज हमारे लिए 100% सही होगी। जैसे आपने कार्नो इंजन वो पढ़ा था, दक्षता वाला 100% नहीं होती, वैसे ही है। यह तो हमें 100% बताता है, लेकिन वास्तविकता में क्या 100% प्राप्त हो पाता है? क्या बताओ? नहीं। यानी कि अब की बार हम इस सिद्धांत को जो पुराना समय है उसको छोड़ देंगे और प्रायोगिक वेग समीकरण को अपन अपनाने लग जाएंगे और हम लिखेंगे कि प्रायोगिक वेग समीकरण के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग होता है वह किसके बराबर हो जाएगा बताओ? R is directly proportional to a की पावर x और b की पावर y। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि x और y का मान a और b के बराबर भी आ सकता है। कब बताओ? जब 100% आदर्श स्थितियां आ जाए। यानी कि x और y का मान a और b के बराबर कब हो सकता है? जब आदर्श स्थितियां आ जाए, ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी इनका मान अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग होता है वह केवल सांद्रताओं पर ही निर्भर नहीं करता, अनेक कारकों पर निर्भर करता है। और वह अनेक कारक इस अभिक्रिया वेग को क्या कर देते हैं बताओ? डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए अभिक्रिया वेग का मान आदर्श स्थिति के बराबर नहीं आ पाता, उससे कुछ थोड़ा अलग आता है। इसलिए हमने ए और बी को हटाकर क्या रख दिया बताओ? एक्स और वाई। और एक्स और वाई को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं बताओ? प्रयोग से प्राप्त करते हैं। आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरे यह सब कुछ समझाने के पीछे का मोटिव क्या था वो आप समझिएगा। बताओ, यहाँ पर ए के अणुओं की संख्या कितनी है? ए। बी के अणुओं की संख्या कितनी है? बी। अब आप मुझे यहाँ बताइए, ये एक्स है क्या? ना तो ए के अणुओं की संख्या है और ना ही बी के अणुओं की संख्या है। तो गौर करिएगा, जब हम सैद्धांतिक राशि की सहायता से या सिद्धांत की सहायता से अभिक्रिया वेग का मान लिखते हैं, तब वहां पर ए और बी आते हैं। यानी कि
ए के अणुओं की संख्या आती है और बी के अणुओं की संख्या आती है। तो बताओ ए और बी, बताओ सांद्रताओं के ए प्लस बी का मान क्या होगा, बताओ कुछ रहा होगा, और उसी चीज को हम क्या कहेंगे, बताओ क्रियाकारकों की अणुसंख्यता। यह आपकी चीज एक नई आ रही होगी, क्या कहेंगे बताओ, अणुसंख्यता या आणविकता। यानी कि अगर हम अभिक्रिया वेग को सैद्धांतिक राशि की सहायता से या सिद्धांत के अनुसार बता रहे हैं, तब क्रियाकारकों सांद्रताओं की जो घातें होंगी वो किसके बराबर होगी, क्रियाकारकों के अणुओं के बराबर, यानी कि उनकी अणुओं की संख्या के बराबर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, बताओ अणुसंख्यता नाम देते हैं। और बताओ दूसरी चीज, अगर हम अभिक्रिया वेग का मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त करें तब हमें क्या प्राप्त होता है, बताओ यह चीज प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो एक्स और वाई होता है उन्हें क्या नाम दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा। बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए की सांद्रता है, जो ए की सांद्रता अभिक्रिया का जो वेग है वो ए की सांद्रता के किस कोटि के सापेक्ष बदल रहा है, बताओ एक्स कोटि के सापेक्ष बदल रहा है। ऐसे अभिक्रिया का वेग बी के सापेक्ष कितनी कोटि से बदल रहा है, वाई कोटि से बदल रहा है। यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, एक्स को कहेंगे ए के सापेक्ष अभिक्रिया वेग की कोटि, और वाई को हम क्या कहेंगे, बी के सापेक्ष अभिक्रिया वेग की कोटि। यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। यानी कि ये जो एक्स और वाई होते हैं वो तो क्या होते हैं, इस अभिक्रिया की कोटि होती है, जबकि ये जो ए प्लस बी होते थे वे क्या होते थे, बताओ अणुओं की संख्या होते थे, जिनका मान हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, बताओ अभिक्रिया समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मेन बात मैं अब आपको वापस से बता रहा हूँ क्या, कि हमको ये दो नई चीजें पढ़नी थी, अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि। उसके लिए मैंने आपको दो चीजें समझाई। क्या ये हो सकता है कभी कभी सैद्धांतिक राशि से ही हमें अभिक्रिया वेग का वास्तविक मान प्राप्त हो जाए, और हो सकता है कभी कभी अगर आदर्श स्थितियां प्राप्त नहीं हो तो जब हम प्रयोग करें तो अभिक्रिया वेग का मान इस दर से ना परिवर्तित हो पाए, यानी कि कुछ अलग दर से परिवर्तित हो पाए। और वही दर हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, बताओ प्रयोग से करेंगे। तो हम आर और आर का मान क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। यहाँ पर जो एक्स और वाई आता है वह कहलाता है कोटि, जबकि यहाँ ए और बी जो आता है वो कहलाता है अणुओं की संख्या या आणविकता। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, गौर करिएगा। अभी अभी मैंने आपसे बात की थी ए और बी क्या है, अणुओं की संख्या। तो क्या बताओ, कभी कभी ए और बी का मान 0 हो सकता है क्या, बताओ नहीं हो सकता। अभी अभी अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि ए और बी का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर ए और बी दोनों का ही मान 0 हो जाए तो फिर आप अभिक्रिया किसके सापेक्ष लिख रहे हो, यानी कि इनका मान ही 0 हो गया तो फिर क्रिया कारक है ही कहाँ, यानी कि क्रिया ही नहीं होगी। यानी कि अणुसंख्यता का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन कोटि का मान कभी कभी 0 हो सकता है। क्योंकि बताओ अभिक्रिया वेग हो सकता है सांद्रताओं पर निर्भर ही नहीं करे। बताओ कैसे, आपने पढ़ा था प्रकाश की उपस्थिति में, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बताओ पढ़ा था। यानी कि अभिक्रिया वेग कभी कभी सांद्रताओं की घातों पर निर्भर ही नहीं करेगा। कैसे, सर प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया, अगर आप प्रकाश ही नहीं कराओगे तो आप सांद्रताओं को कितना ही बढ़ा लो कितना ही घटा लो, अभिक्रिया वेग के मान में परिवर्तन ही नहीं होगा। तो यह वो वाली स्थिति है जिस समय अभिक्रिया के वेग को और भी कारक प्रभावित करते हैं, जबकि ये वो वाली स्थिति है जिसमें केवल अभिक्रिया का वेग किससे प्रभावित होता हो, बताओ सांद्रताओं से। इसलिए यह सैद्धांतिक राशि होती है, लेकिन वास्तव में प्रयोग से तो हमें यही प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि सांद्रताओं के अलावा भी और कई कारक होते हैं जो अभिक्रिया के मान को क्या कर सकते हैं, बताओ प्रभावित कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्रायोगिक वेग समीकरण यह प्राप्त होता है और उसमें जो घातें आती है उन्हें हम क्या करते हैं, बताओ कोटि कहते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब केवल अपन इसके बारे में लिखेंगे। एक आपके अंतर वाला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि अणुसंख्यता और कोटि में क्या अंतर हो सकता है, उसको हम इस टॉपिक के बाद में लिखेंगे। अभी केवल हम ये लिखना चाह रहे हैं कि एक कोटि क्या होती है, तो आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। जब आप लिखोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सर हमें क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ तक आप लिखने की कोशिश करना। अब मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग डालिएगा आप अभिक्रिया की कोटि। आपने अभिक्रिया की कोटि हेडिंग डाल लिया, जल्दी से डाल लीजिए। इसके अंदर आप लिखिए हेडिंग डालिएगा आप अभिक्रिया की कोटि।
गौर करिएगा। बताओ रेट ऑफ, देखो ध्यान से मैं क्या बताना चाहता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन को अपन कैसे बताते हैं, अभिक्रिया वेग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की सांद्रता की पावर ए और बी की सांद्रता की पावर बी। आपको पता, अभी लिखना नहीं है आपको पता है ना ए और बी क्या होते हैं, यहाँ पर अणुसंख्यता होती है। ये आदर्श स्थिति है जिसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं बताओ, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की सहायता से समीकरण से प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रयोगों में देखा गया कि ए की सांद्रता परिवर्तित करने पर अभिक्रिया का वेग इसके अनुसार नहीं बढ़ पाया या इतने गुना नहीं बढ़ पाया, और बी की सांद्रता में परिवर्तन करने पर भी अभिक्रिया का वेग इतने गुना या इस पावर के हिसाब से नहीं बढ़ पाया। तो प्रायोगिक वेग समीकरण हमें क्या प्राप्त होगी, तो प्रायोगिक वेग समीकरण हमें प्राप्त होगी। प्रायोगिक वेग समीकरण क्या कहेगी कि जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, वह इतना ना आकर के या तो कुछ कम आ जाएगा या कुछ ज्यादा आ जाएगा, हमें पता नहीं है। हमें वो कहाँ से पता पड़ेगा बताओ, प्रयोग से पता पड़ेगा। यानी कि एक्स और वाई का मान हमें कौन देगा, प्रयोगशालाओं में देगा, प्रयोगशालाएं हमें देगी जब हम प्रयोग करेंगे। तो बताओ अभिक्रिया वेग का मान प्रायोगिक समीकरण की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं बताओ, जो अभिक्रिया का वेग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स। यहाँ पर एक्स और वाई क्या होंगे बताओ, एक्स तो होगा ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, और y क्या होगा बताओ, b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि होगी। यही चीजें हम अपन को लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब आपको केवल लिखना है। देखो ध्यान से, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको समझाऊं, पर जब तक मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आया तब तक मैं समझाता रहता हूँ, ताकि आप कभी भी रखने की कोशिश ना करें। तो अब अपन क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि। बताओ अभिक्रिया की कोटि यानी कि कोटि कब आएगी, जब हम प्रायोगिक वेग समीकरण से अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करें। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि प्रयोग से प्राप्त अभिक्रिया वेग, प्रयोग से प्राप्त, बताओ वो वेग नियम हम कर सकते हैं उसको। तो प्रयोग से प्राप्त अभिक्रिया वेग का, सॉरी प्रयोग से प्राप्त अभिक्रिया का, प्रयोग से प्राप्त अभिक्रिया के वेग नियम में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे सर कोई अभिक्रिया है यह, लेकिन आपको पता है अगर मैं यहाँ पर ए लूं और यहाँ पर बी लूं, तो ध्यान से देखना, अगर मैं अभिक्रिया लिखूं, अभिक्रिया का वेग लिखूं ए की पावर ए और बी की पावर बी, तो बताओ क्या ये ए और बी मुझे कोटि का मान बता पाएंगे क्या, बताओ नहीं। क्यों, क्योंकि यह तो मैंने किससे लिखी है बताओ, सैद्धांतिक द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से लिखी है। लेकिन अगर मैं इस अभिक्रिया वेग का मान प्रायोगिक वेग समीकरण से लिखना चाहता हूँ, यानी कि प्रयोग करके फिर मैं अगर अभिक्रिया वेग का मान लिखूं, तो वह अभिक्रिया वेग का मान यहाँ पर इतने गुना नहीं बढ़ करके कुछ और गुना बढ़ पाएगा, वो हमें अपन को प्रयोग से प्राप्त होता है। ये आपको पता ही है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक्स और वाई लिख दिया। ये कहाँ से मिला मुझे बताओ, प्रयोग से मिला। यह हमने किसी सिद्धांत से नहीं लिखा, कहाँ से लिखा बताओ, प्रयोग से लिखा। तो हम क्या लिख देंगे, तो प्रायोगिक वेग समीकरण से, तो प्रायोगिक वेग समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर एक्स बी पावर वाई। अब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमने पिछले वीडियो में किया था ना, यहाँ पर तो ए लिखा था, यहाँ पर बी लिखा था। अब की बार क्या किया है बताओ, यहाँ पर ए नहीं लिख करके और यहाँ पर बी नहीं लिख करके क्या लिखा, कुछ और राशि मिल गई, कुछ और राशि हमने लिख दी। जो राशि हमें कहाँ से प्राप्त होगी बताओ, प्रयोग से प्राप्त होगी। तभी तो हमने इसको क्या कह दिया, प्रायोगिक वेग समीकरण से। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा बताओ, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई के समानुपाती हो जाएगा। यहाँ
x बताओ किसके सापेक्ष, अभिक्रिया की कोटि है, यहाँ x a के सापेक्ष अभिक्रिया की, आप पूरा लिखा करो, ये अभिक्रिया सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, जबकि y किसके सापेक्ष बताओ, b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है। यहां तक आप नोट कर लिएगा। तो बताओ अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी हो जाएगी बताओ, तो अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी हो जाएगी बताओ, a के सापेक्ष तो है x और b के सापेक्ष है y, यानी कि x प्लस y अभिक्रिया की कुल कोटि हो जाएगी, अभिक्रिया की कुल कोटि। यहाँ तक आप नोट कर लिएगा, फिर हम आगे की तरफ इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। गौर करेगा, यहाँ पे हमने अभिक्रिया की कुल कोटि लिख ली है x प्लस वाई। अब हम आगे और बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा मैं और क्या चीजें लिख रहा हूँ। बताओ, मैंने एक चीज आपको लिखाई थी या बताई थी कि कभी कभी अगर हो सकता है आदर्श स्थितियां भी संपन्न हो जाए या संभव हो जाए, तो कभी कभी क्या हो सकता है, यहाँ पर x और y का मान a और b के बराबर भी हो सकता है और कभी कभी a और b के बराबर नहीं भी हो सकता। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो x और y आया वो कभी कभी जो a और b थे, बताओ a और b क्या थे बताओ, अभिक्रिया में जो क्रियाकारक भाग ले रहे थे उनके अणुओं की संख्या यानी कि आणविकता, यानी कि कभी कभी x और y का मान यानी कि अभिक्रिया की कोटि का मान अणुओं की संख्या के बराबर भी हो सकता है। वही चीज मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आप लिखना, ये जो अपन ने अभी समीकरण लिखी थी ना, ये वाली अभिक्रिया का वेग, इस अभिक्रिया वेग को अपन ने ऐसे बताया था, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है। इसके दे दिया होगा आपने। अब इसके बाद जहाँ पे वो x प्लस वाई लिखा था ना, उसके नीचे वाली लाइन में लिखना कि समीकरण 1 को, बताओ क्या कहते हैं समीकरण 1 को, समीकरण 1 को प्रायोगिक वेग समीकरण कहते हैं। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। अब हम आगे की बात करते हैं, गौर करिएगा। समीकरण 1 को प्रायोगिक वेग समीकरण कहते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम एक चीज लिखेंगे, कभी कभी जो x और y होता है वो कभी कभी अभिकारकों की जो क्रिया कारक की जो सांद्रताओं के पावर में जो चीजें आती हैं यानी कि उनके अणुओं की संख्या आती है उनके बराबर भी हो सकता है। तो हम वही चीज लिख रहे हैं कि कभी ऐसे लिखो, यहाँ x वो y का मान कभी कभी क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या के बराबर भी हो सकता है। यानी कि बताओ अणुओं की संख्या क्या होती है, आणविकता, और x और y का मान क्या होता है, कोटि। यानी कि कभी कभी कोटि आणविकता के बराबर भी हो सकती है, उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, के बराबर भी हो सकता है। चलिए, x और y का मान कभी कभी क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या के बराबर भी हो सकता है। अब कभी कभी हो भी नहीं सकता ना, जरूरी नहीं है। अब आप जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि जैसे अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात होती है, तो आपको पता होगा कि जो हमने प्रकाश की उपस्थिति वाला पॉइंट पढ़ा था अभिक्रिया वेग का, तो बताओ अगर प्रकाश की उपस्थिति किसी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती, तो बताओ जो हमने समीकरण लिखी थी ये वाली, इसमें अभिक्रिया का वेग हम क्या लिख देते बताओ, अगर प्रभावित नहीं करती तो बताओ अभिक्रिया का वेग हम क्या लिखते बताओ कि वह H2 की सांद्रता के भी इकाई की पावर में बढ़ सकता है अभिक्रिया का वेग,
और Cl2 के सापेक्ष भी 1 बढ़ सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि फिर 2 प्राप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कहा कि इस अभिक्रिया को अभी सांद्रताएं प्रभावित ही नहीं करती। कौन प्रभावित करता है? प्रकाश की उपस्थिति प्रभावित करती है। यानी कि हम सांद्रताओं में कितना ही परिवर्तन कर ले, लेकिन अभिक्रिया वेग का मान प्रभावित नहीं होता, नहीं बदलता है। यानी कि अगर मैं प्रायोगिक वेग समीकरण लिखूं तो प्रायोगिक वेग समीकरण में क्या लिखूंगा कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वह सांद्रताओं के समानुपाती ही नहीं होगा, यानी कि सांद्रताओं पर निर्भर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह तो केवल किस पर निर्भर करती है बताओ? प्रकाश की उपस्थिति पर ही निर्भर करती है, यानी कि सांद्रताओं पर यह निर्भर ही नहीं करती। और जो अभिक्रिया का वेग प्रयोग से हमें प्राप्त हुआ वह इस प्रकार से प्राप्त हुआ। क्या बताओ? यह बताओ। इससे अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर सैद्धांतिकी हम लिखते तो यह लिखते, लेकिन जैसे हमने प्रयोग करके देखा और सांद्रताओं को बदल कर देखा तो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन ही नहीं आया। क्योंकि हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग ना तो H2 की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है और ना ही Cl2 की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। अतः अभिक्रिया की जो कोटि होगी वह क्या हो जाएगी बताओ? x का मान भी 0, y का मान भी 0, यानी कि 0 + 0, यानी कि अभिक्रिया की कोटि तो क्या हो जाएगी बताओ? 0। लेकिन क्या बताओ? अभिक्रिया की आणविकता 0 है क्या? आणविकता 0 है क्या बताओ? नहीं, क्योंकि अणुओं की संख्या कितनी है? 1 और 1, यानी कि बताओ आणविकता कितनी हो जाएगी बताओ? 2। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है। आणविकता तो होती है इनके आगे जो अंक हैं उनकी संख्याओं का योग, जबकि कोटि होती है जो प्रायोगिक वेग समीकरण में यहाँ आती है उनका योग। तो बताओ इस अभिक्रिया के लिए आणविकता का मान तो होगा 1 और 1 2, जबकि अभिक्रिया की वेग समीकरण जब हमने प्रयोग से प्राप्त की तो उसके लिए कोटि का मान प्राप्त होगा 0 + 0 = 0। अतः इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी बताओ? 0। यहाँ तक आपको लिखना है। देखिएगा कैसे लिखेंगे आप। तो आप यहाँ पर लिखना कि ये तो आपने लिख लिया था कि यहाँ x और y का मान कभी कभी क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या के बराबर भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, भिन्न भी हो सकता है। जैसे कैसे भिन्न हो सकता है देखिएगा। अभी अपन ने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया। जैसे जो H2 और Cl2 था उसमें अपन क्या करते थे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl अम्ल का निर्माण करते थे। और प्रयोग जब हमने किया तो प्रयोग में पाया गया कि जो अभिक्रिया का वेग है ना, ये चीज हम नहीं लिख रहे। कहाँ से लिखेंगे बताओ? अभिक्रिया का वेग प्रयोग हमें अभिक्रिया का वेग प्रदान करेगा। और अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती आएगा बताओ? ना तो A की सांद्रता के समानुपाती आएगा और ना ही H2 की सांद्रता के समानुपाती आएगा और ना ही Cl2 की सांद्रता के समानुपाती आएगा। तो बताओ इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी बताओ? तो कोटि कितनी हो जाएगी बताओ? 0 + 0 = 0। जबकि अणु संख्यता कितनी होगी बताओ? अणु संख्यता होगी इसकी बताओ कितनी होगी? A और B का मान, यानी कि स्मॉल a और स्मॉल b का मान कितना है बताओ? 1 और 1, यानी कि 1 + 1 बराबर कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि कभी कभी कोटि का मान इसके बराबर भी आ सकता है और कभी कभी नहीं भी आए। क्यों? क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो केवल सांद्रताओं पर ही निर्भर नहीं करता, किस पर भी निर्भर करता है। और भी अनेक सारे कारक होते हैं जिन पर वो निर्भर करता है। यहाँ तक आप अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर हम 1-2 एग्जाम्पल वो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल की सहायता से इसको और समझते हैं। इसको आप मैं मिटा रहा हूँ। इसके नीचे एग्जाम्पल 1 के नीचे आप लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान से देखिएगा और गौर करने की कोशिश कीजिएगा। हमने शुरू में ही एक चीज लिखी थी, इक्सुसर्करा। तो इक्सुसर्करा का सूत्र होता है C12H22O11। इसको हम H2O के सानिध्य में या आधिक्य में क्या करते हैं बताओ? किसका निर्माण हो जाएगा बताओ? C6H12O6, यानी कि बताओ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण हो जाएगा। आपके बायो में भी आती है। इन चीजों का हम विस्तार से अध्ययन लास्ट वाले पार्टों में करेंगे, उसमें ये बहुत विस्तार से आती है। केवल यहाँ तो हमें क्या लिखना है कि अभिक्रिया का वेग कैसे निर्धारित होगा। अब बताओ, अगर हम
प्रयोग नहीं करते तो बताओ अभिक्रिया का वेग क्या लिखते बताओ अगर हम प्रयोग नहीं करते तो अभिक्रिया का वेग क्या लिखते बताओ 1+1 यही लिखते। सॉरी, अभिक्रिया का वेग क्या लिखते बताओ, इसकी सांद्रता के समानुपाती और H2O की सांद्रता के समानुपाती यही लिखते। तो बताओ कोटि कितनी आती है बताओ 2 आती है। लेकिन आपको पता है कि H2O का हमने आधिक्य लिया है। तो बताओ अभिक्रिया वेग में क्या होता है, सांद्रताओं में परिवर्तन की दर बटा समय। अब कोई चीज आपने आधिक्य में ले ली, यानी कि अगर आप समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल लो तो बताओ उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन आएगा क्या बताओ, बहुत नगण्य परिवर्तन आएगा। यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो H2 की सांद्रता पे निर्भर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि H2 की सांद्रता में परिवर्तन ही नगण्य के बराबर होगा। यानी कि जब प्रयोग किया गया तो यह देखा गया कि जो H2O है यानी कि जल है H2O, उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रताओं में परिवर्तन ही नगण्य के बराबर हो रहा है। यानी कि H2O की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। यह हमें प्रयोग से प्राप्त हुआ। अतः बताओ अभिक्रिया की जो कोटि आएगी वह कितनी आएगी बताओ, अभिक्रिया की कोटि आएगी 1+0 यानी कि 1। लेकिन बताओ अनुसंख्यता कितनी आएगी बताओ, अनुसंख्यता आएगी बताओ 1+1, 1 और 1 कितनी आ जाएगी बताओ 2 आ जाएगी। यानी कि बताओ कभी कभी अभिक्रिया की कोटि का मान 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। वो कैसे निर्भर करेगा, वो अभिक्रिया पर निर्भर करेगा। बताओ आधिक्य में लिया तो बताओ आधिक्य में लेते ही बताओ अभिक्रिया का वेग होता है सांद्रताओं में परिवर्तन बटा समय। लेकिन बताओ यहाँ पर जैसे ही हमने आधिक्य में लिया यानी कि समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाला तो बताओ क्या समुद्र का पानी कम हो पाएगा बताओ, नहीं हो पाया, नगण्य के बराबर हो पाया। यानी कि H2O की सांद्रताओं में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो क्या वो H2O की सांद्रता अभिक्रिया वेग को प्रभावित करेगी? नहीं। यानी कि H2O की सांद्रता को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0। इस कारण से कोटि का मान कितना आ जाएगा 1। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम कोटि और अनुसंख्यता के अंतर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।